बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम न्यूज इनसाइट के साथ मैं डॉक्टर सना गौरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कहा जाता है कि मुल्कों के निज़ाम जमहूरियत से बेहतर चलते हैं और अभी जो दुनिया है उसमें जमहूरी निज़ाम को बेहतर समझा जाता है, लेकिन पाकिस्तान में एक और टर्म हाइब्रिड निज़ाम की टर्म जो है वो राइज है। उस हाइब्रिड निज़ाम के टर्म में आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त जो निज़ाम है उसको प्लस प्लस हाइब्रिड कहा जा रहा था। क्यों? इसलिए कि जो भी यहाँ पे पाकिस्तान में फतवाहत मिली और फतवाहत इस तरह भी कि चाहे वो जंगी महाज पे हो, बॉर्डर्स की कामयाबी हो, या जनाब यहाँ पे आप सफारती तौर पे इस वक्त ईरान और अफगानिस्तान की जंग के मामले में देख लें, ये कहा जाता है कि पाकिस्तान का परचम सरबुलंद हुआ और हर जगह कामयाबी मिली, लेकिन वो कामयाबी किस पलड़े को मिली और हाइब्रिड सिस्टम में किस जगह ये गई, ये अभी सवालिया निशान है। यही कुछ हम पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात में भी देखते हैं। ये कहा जाता है कि तमाम हुकूमत में जितनी भी सियासी पार्टीज हैं वो बहुत अच्छी तरीके से हुकूमत कर रही हैं, यानी कि मिल बैठ के खाने का निजाम यहाँ पे राइज है। लेकिन उसके साथ यहाँ पे अगर हम देखें तो बजट की जब बात होती है और खास तौर पे अगर हम सिंध के बजट की बात करें तो यहाँ पे सिंध में अपोजिशन में कौन है और हुकूमत में कौन है, पहले तो यही सवाल पैदा होता है। सिंध का बजट पेश कर दिया जाता है कराची पे, पहले ही बहुत सवालात हैं। बड़ी पार्टी जो अपने आप को यहाँ का कराची का और सिंध का स्टेक होल्डर भी कहती है, उनमें भी अंदरूनी अख्तलाफात नजर आते हैं। सिंध का बजट पेश होता है तो उसमें कहा जाता है कि जनाब तमाम अपोजिशन पार्टीज इसे नंबरों का हेर फेर कहती हैं और कहती हैं कि जी सिंध हुकूमत ने कुछ किया है। अगर वो तमाम ही पार्टीज एक तरफ हो के ये कहती हैं कि सिंध हुकूमत के बजट पे उनको एतराज है और उनकी पैसों की तकसीम पे सवाल है, तो ये अपोजिशन पार्टीज एक तरफ क्यों नहीं हो जाती और खुद अपना मौक़िफ़ बयान करने की सलाहियत क्यों नहीं रखती। यहाँ पे एक और सवाल भी ये पैदा होता है कि अपोजिशन में आखिर है कौन। अगर हम कहें कि जनाब MQM अपोजिशन में है तो वफाक में दोस्ती और यहाँ पे सिंध में जनाब नाराजगी, और वो नाराजगी की वजूहात और चीजें आप आजकल रोज ही असेंबली फ्लोर पे देख रहे हैं। बयानात का वो सिलसिला है दोनों पार्टीज की तरफ से, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या चाहे MQM हो। लगता है कोई बच्चों की असेंबली है जहां पे एक दूसरे पे इल्जाम तराशियां तो हो रही हैं, लेकिन किसी के पास भी उसके मुद्दे का हल मौजूद नहीं कि आखिर मसले का हल है क्या। आखिर वाकई अगर वाकई ये बात है कि सिंध के बजट में कोई खराबी है तो क्या वाकई किसी ने इस बात पे आवाज उठाने की कोशिश की कि हमारे पास इस बात का सोल्यूशन है, या तमाम अपोजिशन पार्टीज चाहे वो जमात इस्लामी हो, MQM हो या PTI हो, क्या मिल बैठने के बाद उन्होंने ये तय किया कि हमें आखिर मौजूदा हुकूमत से, सिंध की हुकूमत से बात क्या करनी है। आज के मौजूद पे इस पर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इकबाल यूसुफ नागौरी साहब, आपका ताल्लुक PTI से प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। शुक्रिया जी। कुछ देर में मुझे ज्वाइन करेंगे नौमान रिजवी साहब, आप तजियाकार हैं और मेरे साथ स्टूडियो में कुछ देर में मौजूद होंगे रजाक बाजवा साहब पीपल्स पार्टी से। सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं इकबाल यूसुफ नागौरी साहब। नागौरी साहब मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में कहा कि अपोजिशन में तो आप भी मौजूद हैं, चलें हम कह देते हैं कि MQM किसी ना किसी तौर पर सिंध में तो अपोजिशन, लेकिन वफाक में दोस्ती के असूलों पर ना सिर्फ अभी चली बल्कि पिछले अदवार में भी हम कहते हैं कि यही सिलसिला चलता रहा। PTI को इस वक्त क्या एतराज है, और अगर वाकई अपोजिशन को एतराज है तो किन बातों पे है? क्या आपके पास कोई हिकमत अमली है कि आप सिंध गवर्नमेंट से ये कह सकें कि आपका ये फैसला गलत है? अस्सलाम वालेकुम जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने मुझे मदद किया। दूसरी बात ये है कि जी ये तो बिल्कुल हेर फेर का और अवाम दुश्मन जो है बजट है, और वो बिल्कुल क्लियर है। उसकी वजह ये है कि इतना बजट तो हर साल पेश किया है, तो नई कोई बात तो नहीं है। रवायत है कि ये बजट आता है, लेकिन ये 3562 अरब का जो बजट पेश किया गया है जिसमें सरकारी मुलाजिम को नवाजा गया है, 7% पेंशन और एक ग्रेड से लेकर जो निचले हैं, पहले 40 थी अब 43 कर दी। ये क्या है? ये तो सब कुछ है। असल मसला है मुद्दा कि बजट आपने पेश कर दिया, बजट कहाँ लगता है? इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें आप, कराची का, सिंध का देख लें, वो हाल किया हुआ जो इन्होंने 74 से 78 साल हो गए हैं तकरीबन। 4 साल हमारा दौर है, 78 साल में 74 सालों में इन्होंने इस कराची को बेड़ा गर्क कर दिया है। नेगेटिव आप देख लें, पंजाब देख लें, आप उसको आप देख लें, सिस्टम को देख लें, उसको चल रहा है, बिल्कुल तरक्की कर रहा है। और हम देखें खंडर, और ना बिजली है ना पानी है, बुनियादी सहूलतें जो हैं हमें पूरा टैक्स हम दे रहे हैं, देवर नहीं दे रहे 70%, लेकिन उसके बावजूद कहाँ है? तो ये जो बजट अनाउंस किया जाता है ये तो एक इन्होंने अपना काम करना है, लेकिन उसके बाद जो है CM ने अपने हाथ में रखी हैं वजारतें 9
और वो ये पूरा जो किया हुआ जिससे बोल बोल के हम तंग आ चुके हैं। कहने का मकसद ये है कि बिल्कुल ये अवाम दोस्त बजट नहीं है, और ना तो ये बजट जो है किसी, ये मैं कहूँगा कि आम आदमी के लिए होना चाहिए कि उसके लिए आप जो रिलीफ दें, बिजली में टैक्स में कमी करें, और आप दें सहूलतें। बुनियादी सहूलत तो है ही नहीं ना, सेहत, पानी, बिजली, गैस कहाँ है हमारे यहाँ? 12-12 घंटे बिजली नहीं है। तो ये जो बजट पेश कर रहे हैं जवाब मुझे देना चाहें तो क्या आप इस बात का मुझे जवाब दे सकते हैं? मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में कहा था हाइब्रिड प्लस निज़ाम है, जो आपका निज़ाम था वो हाइब्रिड निज़ाम तो था, चले प्लस नहीं था, और कराची के बहुत सारे फैसले उस वक्त भी आप कर सकते थे, भले से हम ये कहें कि जो पीपल्स पार्टी है वो कब से सिंध पे बड़ा जमान है। तो क्या आपने कराची के लिए वो डेवलपमेंट के काम किए जो आप समझते हैं कि वो याद सीधा है कि हमें विभाग से हमने जब भी हम कोई प्रोजेक्ट लेके आए कि फोरम मनसूबा है, अब तक वो बैंड पड़ा हुआ है, आप देख लें। हमने जब भी काम करना चाहा तो हमारे सामने यही आया है, अपना पीपल्स पार्टी ने रोड एक्ट का हमें काम नहीं करने दिया। जो हमारे पास आज भी 26 में से 3 टाउन हमारे पास हैं, आप चले मेरे साथ विजिट करें, आपका वीडियो मेरे साथ चले, हमारे लोग काम कर रहे हैं। और उसके बाद कौन कौन से टाउन है आपके पास कराची में इस वक्त? हमारे पास इस वक्त में 3 है टाउन। एक तो सर टाउन है, और एक हमारे पास जो है वो अपना क्या नाम है इसका, ईस्ट का है, और तीसरा जो है मिला जुला आप कह दें कि मतलब जो है ना कि ये अपना ईस्ट के साथ साथ जो है अपना कुछ लियारी है और कुछ साथ साथ के मिला के हमने दिया है। मतलब कहना कि हम काम कर रहे हैं अपनी जगह पे, जो हमारे पास आप काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहे हैं। हर एक पैसे दे रहे हैं तो आप लोग की पार्टी भी काम कर रही है। देखिए पैसा सबको मिल रहा है, पैसा ऐसा नहीं सबको मिल रहा है, पैसा हर टाउन को मिल रहा है, लेकिन बात है काम की। तो हम तो कहेंगे हमने काम किया, काम हम कर रहे हैं माशाल्लाह, हमारे लोग एक्टिव हैं। अच्छा, मैं एक्चुअल मसले की तरफ जाती हूँ, उसके बाद मैं टाउन्स की तरफ भी आती हूँ, कराची के अंदरूनी मसाइल पे ही बात करती हूँ, क्योंकि खुद जो PTI के कुछ ऐसे यहाँ पे कराची के वर्कर्स हैं जो कि खुद अपने PTI वालों के बारे में कहते हैं कि करप्शन कहीं नहीं होनी चाहिए, चाहे वो हमारा बंदा ही क्यों ना कर रहा हो, करप्शन नहीं होनी चाहिए। नोमान रिजवी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी सलाम वालेकुम सलाम। नोमान रिजवी साहब, यहाँ पे सिंध के बजट को हेर फेर और अवाम दुश्मन बजट कहा जा रहा है, ये अपोजिशन कह रही है, ये अपोजिशन है कौन? पहले तो मुझे इसका बताइए कि सिंध में आखिर अपोजिशन है कौन, और अगर है भी तो ये अपोजिशन मिलके क्यों नहीं सिंध गवर्नमेंट से बात करती, या उनके पास कोई प्लान क्यों नहीं है, सिर्फ लफ्जों की गोलाबारी क्यों है? देखिए जनाब, बात यह है कि अगर आप देखें तो कोई भी अपोजिशन तो मुल्क के अंदर देखें ना कहीं किसी न किसी तरह हुकूमत का हिस्सा है। तो अपोजिशन नाम की तो मतलब सूबे में जरूर दिख रही है अपोजिशन, चाहे आप PTI की मिसाल ले लें या MKM की मिसाल ले लें या जमात इस्लामी की मिसाल ले लें या मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी, तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह हुकूमत के हिस्सा है। जब हुकूमत का हिस्सा होते हैं तो ऐसी बात है, मुलाकातें भी होती है, बार्गेनिंग भी होती है, डील भी होती है। तो अपोजिशन नाम की तो चीज अब खत्म हो गई हमारे मुल्क के अंदर। पहले तो ऐसा होता था कि चलो भाई ठीक है, अपोजिशन कम से कम किरदार अदा करती थी, फिर मुशर्रफ दौर के बाद हमने ये देखा कि जो है हुकूमत भी उनकी, अपोजिशन भी उनकी। तो अब वही दौर चलता आ रहा है कि हुकूमत भी इनकी है, अपोजिशन भी इनकी है, अपोजिशन नाम की चीज खत्म हो गई। देखिए आप बजट की बात कर रही हैं सना भारी साहिबा, बात यह है कि देखिए पीपल्स पार्टी को आप किसी भी कोई भी अमल होता है सिंध के हवाले से तो पीपल्स पार्टी उसको डिलीवर करने में नाकाम हो जाती है। ये बात तो हम सब इससे मुतफिक है ना, इससे तो कोई दो राय नहीं है। पीपल्स पार्टी करप्ट है, रोज रोशन से आया ये बात है कि पीपल्स पार्टी नाअहल है, करप्ट है, चोर है, मतलब उसकी सारी बुराइयां हैं हमें दिख रही है, आवाम को दिख रही है, सिंध की आवाम को दिख रही है। मेरी ये बात समझ नहीं आती कि देखें जिस मुल्क पे हम रहते हैं या हुकूमतों से ज्यादा रियासत का किरदार है वो मजबूत है, और हमारी रियासत तो ऐसी है, अल्लाह का शुक्र है कि जिसको दुनिया मानती है। हम तीसरी जंग अजीम को जो है वो रुख बदल देते हैं और अमन की बात करना शुरू कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह ताला का कि हमारे पास लोग मौजूद हैं। क्या हमारे करतव्य बर्ताओं को पाकिस्तान के एक सूबा सिंध में वो जंग नहीं दिख रही जो हम मजलूमों पर मुसल्लत की गई है पीपल्स पार्टी की सूरत में, या फिर हमें हो सकता है कि कुछ हम नहीं देख पा रहे हो जो। अच्छा नोमान रिजवी साहब यहाँ पे रुकिएगा, आज असेंबली फ्लोर पे रोमा मुश्ताक साहिबा पीपल्स पार्टी की, वो कहती हैं आप पीपल्स पार्टी पे 18 सालों की तनकीद करते हैं। पहले आपने, मैं वो लफ्ज नहीं बोलना चाह रही, चलें ढके छुपे लफ्जों में कह देती हूँ,
उन्होंने कहा पहले जहां पे कराची के नौजवानों के हाथों में कलम होना चाहिए था, आप लोगों ने कुछ और पकड़ा दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, वो जो चीजें जो पहले गिनवाई जाती थी कि बड़ा कराची में काम हुआ है, वो लॉन्ग टर्म तो नहीं हुआ। अगर वो लॉन्ग टर्म वाले में होता है, मास ट्रांजिट का मंसूबा हो जाता है, बहुत सारी चीजें जो उस वक्त के निजाम में होती तो शायद वो अब तक चल रही होती। कहीं ना कहीं हमें पीपल्स पार्टी की ये दुआएं भी सही लगती हैं, और मेरे प्रोग्राम में आके पीपल्स पार्टी ये कहती है कि जनाब हम ठीक है, हम पहले की गलतियों को मान रहे हैं, अब तो हम काम कर रहे हैं, अब तो आप मान जाएं। तो आपको नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी काम कर रही है? और जो रोमा मुश्ताक साहिबा असेंबली फ्लोर पे कह रही है, उसका क्या जवाब देंगे? देखिए सना, बात यह है कि अब ये कलम की बात कर रही है कि कलम था। देखिए बात यह है कि जब से एरिक्सन में जब तक जवाब नहीं दे रहे थे तो बहुत वाह थी हमारी कि भाई बहुत ज्यादा नफीस लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, अपने काम से काम रखते हैं, जितना जुल्मों से कम उड़ता है बर्दाश्त कर रहे थे तो हम बहुत अच्छे थे। लेकिन जब हमने जवाब देना शुरू कर दिया, चाहे अब तो कलम से भी जवाब देते हैं तो हम पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हो जाता है, तो कलम की तो बात हमसे की नहीं जाए, या आप मुझसे बेहतर समझती हैं, आप जिस जगह बैठी हुई हैं। दूसरी बात इन्होंने कही कि देखिए लॉन्ग टर्म काम नहीं हुआ। देखिए कराची बहुत बड़ा शहर है, यहाँ आबादी का तनासब कोई गिनती है ही नहीं ना आबादी की। यहाँ एक नेचुरल प्रोसेस है और एक प्रोसेस वो है जो दीगर शहरों से रोजाना की सूरत में 8 से 10 हजार लोग आ रहे हैं। यहाँ काम जो है वो मंथली बेसिस पे किया जाए, ईयरली बेसिस पे किया जाए, काम को रोका ना जाए। वो जो काम है कि जो जिक्र कर रही है कि उस दौर में जो काम हुआ वो मास ट्रांजिट या दूसरे काम जो भी हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, वो इतने ज्यादा मुनज़्ज़म नहीं थे कि वो आगे जाके काम है। बात यह है कि उस काम को कंटिन्यू नहीं करा ना, उस काम में आपने आके रुकावट डाल दी। एक बल्दियाती निजाम मुशर्रफ दौर में जो है वो सामने लाया गया था जिससे लोगों को फायदा हुआ। पीएस पार्टी ने आज उस निजाम का सत्यानाश कर दिया और वही हुकूक जो है सलब कर लिए। बात यह कि देखें जब तक आप जड़ को दुरुस्त नहीं करेंगे, जब तक मामला सीधे नहीं होंगे। आप मुझे बताइए कि पीएस पार्टी, आप शहरी सिंध में रह रहे हैं, आपसे मुझे ये बताइए कि पानी इन्होंने हमारा काट लिया, गैस हमारी काट ली, बिजली हमारी काट ली, सेहत हमारी काट ली, तालीम हमारी काट ली, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा काट लिया, और पकड़ा कौन जाता है? जो केक काटता है। मतलब इस माशरे में हम इस माशरे को क्या कहें? चला आप मुझे बताइए। तो उस तरह किसी का ध्यान ही नहीं है, या तो कह दिया जाए कि इस मुल्क के अंदर गरीब होना गुनाह है, ना वो अपनी बात कर सकता है, ना वो किसी किस्म की सलाह दे सकता है। आप असेंबली से बिल पास करा लिए कि सबसे बड़ा गुनाह इस माशरे में पाकिस्तान में गुर्बत है, गरीबी, तो हम मान लेते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ हुकूमतें बनाई नहीं जाती, यहाँ हुकूमतें खरीदी जाती है, जिसका खमियाजा हम 18 साल से भुगत रहे हैं और पता नहीं कब तक भुगतेंगे। लेकिन नुमान, मुझे एक मंतकी जवाब दीजिए, मुझे ये बताएं कि क्या किसी के पास प्लान है इस तमाम मामले को ठीक करने का, या वाहिद आपके पास वो तनकीद बराए तनकीद पे सिर्फ अगर कहा जाता है, उम्मूमन कहा जाता है, आप तो तज्जिया कर रहे हैं, एक पार्टी कहती है दूसरी पार्टी को पीपल्स पार्टी को हटा दो बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो क्या यही सोल्यूशन है कि पीपल्स पार्टी को हटा दे, मैदान से सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं, ये बात नहीं हो रही कि देखिए आप इस पार्टी को हटाए या ना हटाए, बात को समझिए। हेलो जी मैं सुन रही हूँ सर आपको। हाँ देखिए, बात को समझिए। आप ये कह रही हैं कि किसी के पास प्लान है। देखिए बात वही है कि मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ ये बात कि देखिए जब तक आप दुरुस्त लोगों को आप जब आपने इलेक्शन में अपने मर्जी के लोगों को लाने तो अच्छे लोगों को लिया हो ना भाई। आप उन लोगों को क्यों ला रहे हो जिनमें ना आवाम की मकबूलियत है, ना आवाम में जड़े हैं, ना वो अहल है किसी काम से। जब आपने इंतखाब ही करना है, इंतखाबात तो गए, मतलब आपके सामने हमारे इंतखाबात से क्या तरीक़ेकार है ना। तो जब आपको इंतखाब ही करना है, सेलेक्ट करना है, इलेक्ट नहीं करना है, तो अच्छे लोगों को सेलेक्ट कर लिया जाए। अच्छा नुमान, चूंकि आप रिमोट पे हैं तो मैं आपसे एक और सवाल पूछ लेती हूँ, उसके बाद मैं ब्रेक पे जाऊंगी। मुझे बताएं कि पाकिस्तान में पूरी रियासत में जहां कोई पार्टी ठीक काम नहीं कर रही होती, या फिर करता धरता जो फैसला साज है उनके लेवल पे नहीं आके बात कर रहे होते, तो कोई ना कोई मुतबादिल होता है। और जोम हर पार्टी को है कि हमारा कोई मुतबादिल नहीं हो सकता, और मुतबादिल आ जाता है। इस सिंध में फिर कोई मुतबादिल क्यों नहीं है? क्या आप समझते ठीक है पीपल्स पार्टी काम नहीं कर रही, लेकिन पीपल्स पार्टी का जोम अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि मेरा कोई मुतबादिल नहीं है, इसलिए जो करना है करो। नहीं, ये देखिए ना, ये तो कोई लॉजिक की बात नहीं है ना कि हाँ मतलब ये तो आप टोटल जो है मतलब ये इजारादारी वाली बात है। ये तो वडेरा इसी बात की तो यही तो बात है, वडेरा सिस्टम, वडेरा शाही, वो बादशाह, तो ये बादशाह थोड़ी है पीएस पार्टी की, इनको की बादशाह है क्या? आप ये कह रही है कि भाई हमारा मुतबादिल नहीं है। आप इलेक्शन किस अंदाज से इस मुल्क के अंदर होते हैं, मारा मारी होती है, आप चले कुछ नहीं कर सकते, तो एक दफा इलेक्शन दुरुस्त इलेक्शन करा दीजिए। आप इंटीरियर सिंध में आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। लास्ट ईयर जो इलेक्शन हुए हैं वो इंटीरियर सिंध में जो तमाशे लगे वो दुनिया ने देखे।
शहरी सिंध के साथ इंटीरियर सिंध में भी तमाशे लगे। बात ये कि देखिए रियासत को फैसला करना चाहिए, ये बात हम रियासत से बार बार कह रहे हैं कि लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। आप अगर आप ये फैसला नहीं करेंगे तो लोग कहेंगे कि पता नहीं आपकी क्या मजबूरी है जो आप इन लोगों को हम पे जबरदस्ती मुसल्लत किए गए हैं। अब रियासत को ये बात सोचनी चाहिए कि देखिए फैसला कर लीजिए। अब पानी सबसे क्या पता नहीं कहाँ चला गया, कितने ऊपर चला गया है, तो खुदा के लिए रियासत को चाहिए कि फैसला करें। और बात सीधी सादी सी है, कोई फेवरेटिज्म नहीं है, कोई फेवरेट नहीं जा रही, आप मेरिट पे फैसला करें ना, मेरिट कीजिए। चल साथ ही रहिए, आपकी तरफ आते हैं नागौरी साहब मुझे ये बताएं कि आपकी जब हुकूमत थी उसमें बहुत सारे मसाइल है, कोविड भी आया, फिर आपके लीडर के साथ जो कुछ हुआ वो भी सामने, लेकिन उस वक्त भी एक आवाज़ थी कि अब सिंध को फतह करने आएंगे, अब सिंध में मसाइल हल होंगे, अब कराची के मसले हल होने जा रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं सका। और उसके बाद भी आपने जो है वो लोकल इलेक्शंस में हिस्सा लिया, लेकिन फिर जब आपकी इल्हाक की बात आई जमात इस्लामी से तो आपके लोग भी गायब हो गए, वो भी नहीं हो सका। क्या सिलसिला है, कैसे मुतबादल की बात कर सकते हैं? तलवर साहब आपने बहुत प्यारी बात की और हमारे दिल की बात की। 8 फरवरी के इलेक्शन आपके सामने हैं, दुनिया के सामने, पाकिस्तान के सामने है, तमाम लोगों को पता है। नौमान साहब ने भी बात की, बहुत अच्छी बात की। देखिए जी, हमारे साथ ये हुआ कि करप्शन उरूज पर है सिंध में। अगर आप कहें कि करप्शन, तो मैं कहूँगा उरूज पर करप्शन सिंध में होगा। करप्शन पाकिस्तान में, लेकिन जो सिंध का करप्शन है वो माई बाप ये बैठे में 17 साल की इनकी पहले ये अपना उनका सेशन चला, अपना ये कायम अली शाह का 17 साल दौर, 17 साल दौर इनके चला। इन्होंने क्या किया डिलीवर, इन्होंने हमारे 30 चेयरमैन को ख़रीदा, थ्रेट किया, और बाकायदा ये है कि वो इलाका हमारा था, जमात इस्लामी के साथ आना था उनको, लेकिन उनको 30 को इन्होंने इतना प्रेशराइज किया, ख़रीदा, कुछ भी किया, जो कुछ किया वो आदमी कुछ तो किया होगा, तो हमारे यहाँ सिलसिला चलता है। तो हमारे साथ तो ये हुई नाइंसाफ़ी। 24 हमारे MNA MP थे, हमारे पास आए टोटल 4, और बाकी 19 जो है ना, बल्कि जो है ना 5 आए, और 19 जो है ना वो सारे के सारे फार्म 47 की निगाह हो गई, 45 को 47 में कन्वर्ट कर दिया। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा फ्रेब, तो मुल्क किस तरह तरक्की करेगा? और उसमें सिंध तो माई बाप है, ये पता नहीं कोई लिखवा के आए हैं, गुंडागर्दी से आए इंटीरियर सिंध में, क्योंकि मेरा भी ताल्लुक इंटीरियर सिंध से ही है, टनूत खान से है। तो कहने वास्ते इतना उरूज होता है कि पोलिंग स्टेशन इनके कब्जे में होता है। ऐसा नहीं कि कराची में भी होता है जी, ऐसा नहीं कि इंटीरियर के हालात बड़े अच्छे हैं, नहीं अच्छे नहीं है, बहुत ज्यादा खराब है। वहाँ तो आप पर नहीं मार सकते। SSP, आपका DPO और SHO, ये सब आपके हैं। यानी वो इस तरह होता है पोलिंग स्टेशन में कि सब उन्हीं के लोग बैठे होते हैं, उन्होंने जो कुछ करना हो कर रहा हो, दूसरे लोग बेचारे इस तरह हाथ बांध के बैठे होते हैं। कहने का मकसद है तो यही आएंगे ना, सारे चेयरमैन इनके, सारी सीटें इनकी, बदमाशी इनकी है सबसे बड़ी। तो कहने का मकसद है इसके लिए इमरान खान आया इस सिंध के अंदर, उसने आवाज़ उठाई कि इसको इलेक्शन को करें दुरुस्त, इलेक्ट्रो जो उन्होंने सिस्टम दिया था उसको उन्होंने हटा दिया। और कहने का मकसद है पूरी अजारादारी है इनकी, पूरी अजारादारी है। MQM इनके साथ बैठती है, और बैठने के बाद फिर वो बैठ जाती है, जिस तरह मामूल है, सीटों में बैठे होते हैं क्योंकि इनके साथ पैचअप है। वाइड PTI थी जिसने सिंध की तकदीर को तब्दील करना था, लेकिन उसको दीवार से लगा दिया गया। अब भी देख लें आप, फार्म 47 ही है ना मैंडेट, 8 जो फरवरी का मैंडेट था वो हमारा था। लेकिन सर सिंध में आपकी जमात अभी भी मुनज़्ज़म तरीके से नहीं मुनज़्ज़म है जी। हम तो काम कर रहे हैं माशाल्लाह। मेरा मेरी पोस्ट है पूरी इंटीरियर सिंध की जो है वो मैं बिल्कुल उसको कर रहा हूँ, अपनी जॉब को काम कर रहा हूँ सही, और मेरे तमाम लोग कर रहे हैं, हमारे सुदूर हमारे कर रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी हमारे जितने भी हैं डिवीज़न के और तमाम जो है हमारे वो सारे एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं। इनके सामने खड़े हुए हैं, इनके सामने खड़े हुए, आप अंदाज़ा लगाएं इतनी मतलब फसातियत है, फसातियत के अंदर के हमें ना कुछ। अभी देखें ये अपना GP का जो हुआ इलेक्शन बलूचिस्तान का, पूरा दीवार से लगा दिया मैंडेट, वही 8 फरवरी से बदतरीन कि हमारा निशान गायब, हमारे सब कुछ गायब, बंदों को हटा दिया गया। ये क्या है? ये दुनिया आपको देख रही है, दुनिया आपको देख रही है, सब कुछ कर रही है कि इतना बड़ा करप्शन नहीं होता। करप्शन होते हैं लेकिन इस तरह के करप्शन। ठीक है, अच्छा आपकी तरफ बातें नोमान रिजवी साहब, यहाँ पे अगर मैं आपसे बतौर तज्जियाकार पूछूं, और अभी हमने कुछ देर पहले मुतबादिल की भी बात की थी, लेकिन आपको क्या लगता है कि सिंध में कोई और पार्टी रूल कर सकती है? देखिए सिंध में बिल्कुल आप अच्छी बात की, सिंध में उसको रूल कर सकती है कोई पार्टी, उसको इजाजत तो दो उसको। ये तो लोग आपके सामने या सहाफियों को नहीं छोड़ते, उनका मर्डर हो जाता है। तो बात यह है कि वो तो बादशाह सिस्टम है, वो तो जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े में
उसको तो दुरुस्त कर लिया गया पहले। उस मामला को एक माशरे को एक अच्छा माहौल तो दे, रियासत का जो काम है रियासत वो करके देखे तो यकीनन। लेकिन सर आपके ख्याल में अभी जब हम बात करते हैं कराची के हवाले से, तो वो सिंध के हवाले से और पीपल्स पार्टी हम एमक्यूएम को लेके आते हैं, तो एमक्यूएम तो सिर्फ कराची की बात कर रही होती है, वो ओवरऑल चले हैदराबाद की थोड़ी सी बात हो जाए तो अलग चीज है। लेकिन आपको कोई स्ट्रॉन्ग पार्टी कोई और आपको लगता है कि जी पीपल्स पार्टी के अलावा एमक्यूएम है वो आगे आ सकती है, पीटीआई आगे आ सकती है, जमात इस्लामी आगे सकती है, जिसको हम कह सकते हैं कि आगे हमें रूलिंग पार्टी नजर आ रही है, या मुस्लिम लीग नून, क्या समझते हैं आप? देखिए बात यह है कि ये बात हमें समझनी चाहिए कि इंटीरियर इनका एक अपना मिजाज है, इनका अपना वोट बैंक था। बिल्कुल पीएस पार्टी का भुट्टो का वोट बैंक था, इसमें कोई दो राय नहीं, एक जमाना था वोट बैंक था भुट्टो साहब का, और बिल्कुल था। लेकिन वो वक्त के साथ साथ अब वो वोट बैंक नहीं रहा। देखे वहाँ नौजवान जो लोग हैं, जो नई जनरेशन है, वो पीएस पार्टी को बिल्कुल पसंद नहीं करती, लेकिन उनकी आवाज को इस अंदाज में दबा दिया जाता है क्योंकि हमारा मीडिया वहां पहुंच नहीं पाता, शहरों में घूमता है, वहां जो हाल करते हैं आपके सामने ये किस तरह बेदर्दी से लोगों को मार दिया जाता है और अदालतें उनको रिलीफ दे देती हैं। तो ये जो गुंडागर्दी का इजारतदारी जो मचाई हुई है वहां पर पाकिस्तान पीएस पार्टी ने, जब तक रियासत वहां एक जामे और प्रॉपर ऑपरेशन करके वो जो इजहार है उनका मखसूस लोगों का, मखसूस गिरोहों का, वो खत्म नहीं करेगी, जब तक तो इसी तरह पाकिस्तान पीएस पार्टी आती रहेगी। हाँ अलबत्ता पीर पगारा साहब जो है वो उनकी जो पार्टी है वो पहले भी इख्तियार में रह चुकी है, सिंध के वजीर आला उन्होंने रहा है, मुस्लिम लीग नून ने भी वहाँ वजीर आला बनाया है, फिर एचडी बनी थी सिंध डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम से, अरबाब गुलाम रहीम साहब और मेहर साहब वजीर आला बने। इससे ऐसा नहीं है कि पीएस पार्टी हमेशा से वहां से जो है वो उसी को वोट पड़ता है। लेकिन मैं फिर एक बात कह रहा हूँ, जब तक वहां आप जो खौफ का माहौल है उसको खत्म नहीं किया जाएगा, जो जबरदस्ती वोट डालने का जो कल्चर है जो पीएस पार्टी ने वहां धूम मचाई दी है, उसको खत्म नहीं किया जाएगा, लोगों को आजादी नहीं दी जाएगी, जब तक फिर इसी तरह के लोग सामने आते रहेंगे। जो आपके सामने आजाद करो ना लोगों को, माशरे को आजाद करके देखो, एक अच्छा माहौल से दो, जो रियासत का काम है। आप क्यों कच्चे जो डाकुओं को आप पकड़ नहीं पा रहे, वो अब कराची का रुख कर लिया उन्होंने, यहाँ के ताजिरों को उठा के लेके जा रहे हैं, तो फिर आप अंदाजा लगाइए कि इंटीरियर सिंध में कोई कैसे एंटर होगा। ये तो एक बहुत बड़े ऑपरेशन की जरूरत है वहां पर। आप अभी कोई बात करेंगे तो वो सिंधु बेच का नारा लगा देते हैं, आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, एक तरफ नुमान हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी पे कहीं ना कहीं बोझ आ रहा है, चाहे वो वफाक से कराची के मामले के इल्हाक का मामला हो, या फिर अंदरूने यहाँ पे कराची में डेवलपमेंट के हवाले से जो तनकीद हो रही है और वो फैसला साजों की तरफ से हो रही है। दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान भी पेश कर दिया गया है। आपको क्या इसमें स्ट्रेटजी नजर आती है? मुझे सर बात करनी चाहिए इस्लाम को बिल्कुल सच। देखिए बात ये है कि या तो मुझे ऐसा लगता है कि जब पीएस पार्टी को कोई जैसे बजट सेशन आ रहा था या जल्दी इलेक्शन आ रहे थे, तो हमने देखा मीडिया पे तमाम लोग एक्टिव हो गए पीएस पार्टी के खिलाफ, सोशल मीडिया पे बहुत एक तूफान मचिया कि हाँ भाई पीएस पार्टी ये है, पीएस पार्टी वो। मुझे ऐसा लगता है कि जो फैसला साहब है वो ये अमल इसलिए करते हैं कि वो बार्गेनिंग में काम आता है ना, ये दिखा के। अच्छा। तो डील पीएस पार्टी से करनी होती है उन्हें बेसिकली, लेकिन वो दिखाते हैं कि भाई देखो ऐसा नहीं तो ऐसा करेंगे, तो आसानी हो जाती है डील करने में पीएस पार्टी से। वरना कैसे आप मुझे बताइए पाकिस्तान पीएस पार्टी की क्या है रेपुटेशन, क्या उनकी ऐसी सलाहियत है, क्या दिखा के उन्होंने जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन जो बिल कर रहे हैं, या वो कौन सी ऐसी उनके पास गिरत नहीं है, मुझे समझ से बाहर है। और अगर आप फैसला साजों ने ये फैसला नहीं किया तो आवाम मजबूर हो जाएगी कि कहने पे कि भाई आपके और इनके को लगता है कि कुछ मामला है, जब जो है आपको दिख लिया, आवाम को दिख रहा है ऐसा कौन सा चश्मा है भाई आपके पास, हमें भी थोड़ी देर के लिए दे दो ताकि हम भी देख लें कि पाकिस्तान पीएस पार्टी मुल्क की और कौम की कितनी खिदमत कर रही है, पता तो चले हमें। चलिए जनाब, यहाँ पे एक ब्रेक का वक्त हुआ और बात जारी रहेगी और कुछ और भी राज और बातें आपके सामने आने वाली हैं। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है। मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं रजाक बाजवा साहब। आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी मेहरबानी, थैंक यू। रजाक बाजवा साहब, पीपल्स पार्टी पे तनकीद बहुत ज्यादा हो रही है और आप कहेंगे कि हमेशा हो रही है, लेकिन इस दफा बजट का जो सिलसिला आया उसे खास तौर पे सिंध के बजट को अवाम दुश्मन बजट और लफ्जों का हेर फेर कहा गया। क्या कहेंगे इस हवाले से?
देखिए मोहतरमा, बजट अब आवाम इतनी तवक्कुआत रखती है कि पीपल्स पार्टी जो दूध और शहद की नहरें बहा दे। अब हमें तो वफाक से जो पैसे मिल रहे हैं उसी से हमने उसी कैपेसिटी में रहते हुए मुल्क को, अपने सूबे को चलाना होता है। अब जब हमारे पास इतना बजट ही हमें नहीं मिल रहा वफाक की तरफ से, और उसमें से भी वफाक ने एक बड़ी तादाद में कटौती का फैसला कर लिया है, तो ऐसे में हम कैसे जो है वो कोई एक खूबसूरत बजट दे दें जिसमें तनख्वाहें भी डबल कर दें, चीजों को भी सस्ता कर दें, कैसे करें? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बाजवा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मैं इकबाल यूसुफ, मेरे अच्छे दोस्त हैं आप। देखें, ये जो मासूमाना आप बात कर रहे हैं ना, ये गलत बात कर रहे हैं। 9 वजारतें आपके सीएम के पास हैं, पैसों की कमी तो आपके पास नहीं है। जितना फंड आपको मिलता है वो तो आप बजट लगाते ही नहीं है। सिंध की, कराची की हालत देख लें आप, कोई चीज़ बुनियादी सहूलतें हैं ही नहीं। इकबाल यूसुफ नागौरी साहब पीटीआई से भी स्टूडियो में मौजूद हैं। वो कहना ये चाह रहे हैं कि जो पहले पार्ट में बात हुई है कि आपने अपने तौर से जो गवर्नमेंट को फायदा होना चाहिए था, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को या वज़रा को फायदा होना चाहिए था, वो तो तमाम ले लिया है, लेकिन अवाम के हवाले से नहीं सोचा, कराची के हवाले से नहीं सोचा। डेवलपमेंट की कोई ऐसी चीज सामने नहीं आ रही जो वाकई सिंध में, इंटीरियर में या अर्बन सिंध में कोई फायदा दे सके। मैं इकबाल यूसुफ साहब से ये गुजारिश करूंगा कि 4 साल इनका वजीर आजम रहा इमरान खान इस मुल्क का, इनके 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 25-30 MPA थे, इनके 12-13 MNA थे, इनके सेनेटर थे, फेडरल मिनिस्टर थे कराची से। इन्होंने क्या किया? खुद प्राइम मिनिस्टर सिंध में तो फिर भी आप थे। नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद इमरान खान ने कराची से गुलशन गुलिस्तान जौहर से जीते थे। वो उन्होंने क्या किया? वो तो एक रात कराची में, सिंध में नहीं रुके थे। इल्जामात लगाना बहुत आसान है जी। जब इकबाल यूसुफ साहब आपको भाई साहब देखिए, बिल्कुल सही है, दुरुस्त आप कह रहे हैं, लेकिन बात ये इमरान खान इतने बिजी थे, उनको शॉर्ट टाइम मिला। 15 महीने कोरोना रहा, 2 साल जो उनकी हुकूमत रही, सेफ कार्ड हमारा जो है वो गायब कर दिया गया। हमारी तमाम स्कीमें जो है वो बिल्कुल फ्लॉप कर दी गई। सिंध में तो खास तौर पे हमें इतना वो किया गया है कि जितने मनसूबे हमने स्टार्ट करना चाहे, जितने हम लोगों ने काम करना चाहा, तो पीपल्स पार्टी हमारी रुकावट बनी। देखिए जी, हमारे, मैं कह रहा हूँ हमारा शॉर्ट टर्म रहा, लेकिन इसका जवाब देने दें बाजवा साहब को। जी जवाब बाजवा साहब। तहरीक इंसाफ की 4 साल गवर्नमेंट में एक गुज्जर नाला कराची का मुकम्मल साफ नहीं हुआ, और ये बातें करते हैं बहुत बड़ी बड़ी। अरे गुज्जर नाला क्या, तमाम नाले हमने साफ कर दिए, हमने तो आपको भी साफ कर दिए भाई। बात ये बाजवा साहब देखिए, मेरी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी 3.5 साल इक़्तिदार मिला था 1971 में। उन्होंने पूरे मुल्क में कितने काम किए, उन पर किताबें लिखी जाती हैं, उन पर फिल्में बन सकती हैं। आपका वजीर आजम भी 3.5 साल रहा है ना इमरान खान, उसने क्या किया? उसने जो है सारे चोर अपने पाकिस्तान की हिस्ट्री में डिक्टेटर्स की गवर्नमेंट में ही तरक्कियां हुई हैं, और एक सिविल डिक्टेटर कौन था ये मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है कि पहला सिविल डिक्टेटर कौन था। तो सर बहुत सारी चीजें निजाम पे भी तो डिपेंड करती हैं। आप तो अब तमाम लोग ही अपोजिशन और तमाम लोग ही यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन मुझे इतना बताइए, चले पीपल्स पार्टी का ये मौका आता है कि अब तो हम काम कर रहे हैं, चले पहले जो हुआ सो हुआ, और आप भी उन्हीं लोगों में से, आपने भी मेरे प्रोग्राम में आके कहा कि अब तो हम काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मेरा ये सवाल है इकबाल यूसुफ से, पीपल्स पार्टी के अलावा कराची में और सिंध में किसने काम किए, वो पार्टी मुझे बता दो। जी वो पीटीआई नागौरी साहब और इकबाल ये बाजवा साहब जो पहले तो मेरे ख्याल है कि एक ही जगह बैठ रहे थे, तो अब पार्टी चेंज हुई है, तो जाहिर सी बात है बाजवा साहब भी अंदर बहुत सारी चीजें जो मैंने नहीं किया उसका क्रेडिट मैंने कभी नहीं लिया। मैंने कभी भेजा अपनी पार्टी को जो है ना उसको नहीं, मतलब उसकी भेजा, मैंने उसकी तारीफें नहीं की जो हमने किया। अब 1971 में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आपका आबादी शहीद अस्पताल तो हमने बनाया, सुपर मार्केट तो हमने बनाई है, शारा फैसल तो हमने बनाई है, शारा पाकिस्तान तो हमने बनाई है, आज भी शारा भुट्टो हमने बनाई है। हमने ट्रामा सेंटर बनाए, हमने हेल्थ का निजाम दुरुस्त किया। अब आपने तो कुछ नहीं किया, आप हम पे तनकीद किस मुंह से करते हैं? अच्छा बाजवा साहब, मुझे आप ये बताएं, 74 साल में तकरीबन 50 साल आपकी गवर्नमेंट्स रही हैं, आप लोगों ने इस सिंध से कोई दुश्मनी है खास आप लोगों की?
आपने इसे लूटा खसूटा कच्चा भी आपने बना लिया, सारे करते धरते आपके बेटे में। देखिए जी आया है ये, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हाँ बिल्कुल, सब कुछ आपका है, सब कुछ आपके हाथ में, क्रिप्शन आपके पास है। आपने इस मेगा सिटी को, रोशनी को, शहर को खंडर बना के रख दिया। आपने किया डिलीवर। सदर साल के आपके सीएम बैठते हैं, कामिल शाह बैठा, मुराद अली शाह आ गया, और 9 वजारतें आपके हाथ के अंदर है। अंधेर नगरी चौपट राज, आपने क्या खोया? आपका अरे हमने खोया, हमने अपना लीडर हमारा आज भी अपने एम पर बैठा हुआ है। नागौरी साहब क्योंकि वो फोन पे है तो मैं चाहती हूँ कि 1 बाय 1 बात हो। जी बाजवा साहब आप जवाब दीजिए। चोरी के मुकदमा में बंद नहीं था, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो पे कोई करप्शन का इल्जाम नहीं लगा सकता, बेनजीर भुट्टो साहिबा पे कोई करप्शन का इल्जाम नहीं लगा। बाजवा साहब मैं इस वक्त सिंध की बजट की बात कर रही हूँ। मैं अभी नागौरी साहब से भी कहती हूँ चले आगे की सियासत की बात नहीं करें, मैं सिर्फ इस वक्त सिंध की बात कर रही हूँ, मैं इस वक्त कराची की भी बात नहीं कर रही हूँ। मुझे फिक्र है इंटीरियर सिंध की, मुझे फिक्र है कराची की। क्या डेवलपमेंट के लिए आप कहते हैं जनाब वापस से जो है वफाक ने आपसे जो तरक्याती बजट है उसमें से कुछ आपसे रकम एनएफसी से भी ले ली है, लेकिन क्या आप समझते हैं अपोजिशन का एतराज ठीक है? आप समझते हैं जी मजीद इसमें बेहतरी होनी चाहिए थी? नहीं जी देखिए, कभी भी हम अपने आप को मुकम्मल नहीं कहते। हम ऑपोजिशन की जो तनकीद है उसे बर्दाश्त करते हैं। हम सियासी लोग हैं, हम बेजा ना तो इल्जामात लगाते हैं ना बेजा तारीफें करते हैं। अगर कहीं गलतियां कोताहियां पीपल्स पार्टी से हुई है तो ऑपोजिशन का काम है इसकी निशानदही करें, तनकीद बराए तनकीद ना करें। मैं बार बार तहरीक इंसाफ के दोस्तों से ये कहता हूँ कम से कम वो तो कुछ ना कहा करें, वो तो कुछ कहने के लायक नहीं है। अच्छा हम किस लायक नहीं है भाई, किस लायक नहीं है? पूरे पाकिस्तान में हमारे लोग मौजूद हैं, हमारे MNA मौजूद हैं, चारों सूबों की जमात है, सियासी जमात है, और हमारा लीडर माशाल्लाह आपके सामने है। तो हम जो किस तरह बात ना करें। मैं आपको भी मौका देती हूँ, लेकिन सर आपके मेयर ने बड़ी मतलब मैं उसको खूबसूरत बात ही कह सकती हूँ। मेयर साहब ये कहते हैं कि जनाब 50,000 में तो गुजारा नहीं हो सकता एक मेयर का, इसलिए मैं अपनी प्रैक्टिस करता हूँ। बहुत अच्छी बात है बैरिस्टर साहब में प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन कम से कम ये तो पता चल गया सिंध गवर्नमेंट को, चूंकि मुर्तजा आप सब सिंध से ही पीपल्स पार्टी से ही ताल्लुक रखते हैं, कि 50,000 में एक शख्स का गुजारा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता मैडम, बिल्कुल नहीं हो सकता। अब प्राइम मिनिस्टर साहब तो कहते हैं 8,500 से ज्यादा कमाने वाला अमीर है। अब देखे ना कितना तफात है। ये मुर्तजा आपने जो बात की वो बिल्कुल सच कही है। मैं बोलता 50,000 में नहीं, 1 लाख में भी एक गरीब आदमी का गुजारा नहीं हो रहा है। आप महंगाई का तूफान देखो, आप बिजली के बिल देखो, गैस के बिल देखें, और घर पे दीगर सामान। अच्छा बाजवा साहब मैं आप ही से एक बहुत प्यारा सवाल आपसे है कि आप भी कराची के ही रहने वाले हैं, आपको पता है ठीक है बजट और IMF के मसाइल हैं, ठीक है, लेकिन आपको क्या ये नहीं लगता कि एक कराची वाले जो है वो 50,000 में किसी सूरत एक आम आदमी, एक सिंगल फर्द भी गुजारा नहीं कर सकता, क्योंकि कराची के पाकिस्तान के दूसरे शहरों के मुकाबले में कॉस्ट ऑफ लिविंग उसको ज्यादा पड़ रही है यहाँ के मामला की वजह से, यहाँ पे जो मैनेजमेंट नहीं उसकी वजह से। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल दुरुस्त है। कराची जो है जहाँ गरीब की माँ है, जहाँ वो बहुत खूबसूरत शहर है, वहाँ यहाँ महंगाई का भी एक बड़ा तूफान है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं अपनी सर महंगाई का तूफान नहीं है, चले पूरे मुल्क में एक जैसा है, लेकिन जो हमारे पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, उनकी वजह से जो इश्यूज है, इसकी वजह से एक आम बंदा फंस रहा है, पिस रहा है। स्कूल की फैसिलिटीज और हॉस्पिटल की फैसिलिटीज नहीं है। सर इस हवाले से क्या कहेंगे? बिल्कुल बीबी आपकी बात 100% सही है। कराची के शहरी तकलीफ में हम इस चीज को महसूस कर रहे हैं। जब तक K4 नहीं बनेगा कराची के लोगों तक पानी नहीं पहुंचेगा। कराची की आबादी अब 4 करोड़ के करीब हो गई है, ये अब 1.5-2 करोड़ आबादी का शहर नहीं है। लाइनें बैठ चुकी है, यहाँ बहुत काम की जरूरत है। वफाक को चाहिए कि यहाँ बजट दे, यहाँ काम का यहाँ इन पैसों में इतनी ज्यादा हम तामीराती काम, तरक्याती काम नहीं करवा सकते। ये ऊंट के मुंह में जीरा है। आप पहले तो इमरान खान ने भी 100 अरब रुपए देने का वादा किया था, उसने तो 1 रुपया नहीं दिया कराची को, सिंध को। सर उन्होंने अपने MPs को दिया था, बनी दिया हो, लेकिन उनके MPs और MNAs को जानता हूँ, उन्होंने सबने वो सारा पैसा हड़प कर लिया था, खा लिया था, क्योंकि
उनकी पार्टी जो है वो बाज़ाहिर तो सादिक और अमीन की थी, लेकिन सबसे ज्यादा बाजवा साहब ये आप शोभा देता है, पीपल्स पार्टी भी देता है कि जितना पैसा मिलता है लगाते नहीं है और सारा का सारा हर्ब कर जाते हैं। आप पीटीआई को ब्लेम ना करें, पीटीआई अपने शफाफ जो है किरदार के साथ मौजूद है और काम करती है और अपने फंड्स को आज भी आप चेक कर लें, हमारे टाउन्स को चेक कर लें। लेकिन ये इस तरह ना आप कहें। मुर्तजा वहां पे कहा था कि टैंकर माफिया खत्म हो जाएगा, टैंकर माफिया मौजूद है, जितनी बातें उन्होंने कही सब की सब झूठ है। आज कराची खंडर है, पानी लोगों को नहीं मिल रहा है, वो उसको अपना ये टैंकर के जरिए मिल रहा है। ये इतना बड़ा झूठ कि पूरी आवाम जो है वो रोड खुदे हुए हैं, शहर को आपने जो है वो बिल्कुल मफलूज करके रख दिया। करप्शन नहीं कर रहे क्या? वो नहीं हमारे नहीं कर रहे। आ जाए, मैं आपको विजिट कराता हूँ हमारे टाउन के अंदर, आप दिखा दें मुझे। हमने इतनी सख्ती की भी। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ फंड की कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी और उस वक्त जो कराची को जो एमपीएस को फंड दिए गए थे यहाँ पे सिंध में, तो वहाँ पे उस वक्त बाजवा साहब उसके गवाह थे। बाजवा साहब ऐसा ही है? जी बिल्कुल मैं गवाह हूँ, बिल्कुल मैं गवाह था। आपके सामने ही काम हो रहा था सारा, आपके सामने ही पैसा आया, आपके सामने। मैं आपको बताऊं मोहतरमा, इनके एमएनए एमपीएस मेरे घर पर बैठकर करप्शन की बातें करते थे, पैसे मांगते थे ठेकेदारों से। मैं वक्त आने पर वो सारे नाम और वो सारे सबूत भी मेरे पास है। इनके जो अरकान असम्बली थे वो जितने भूखे नंगे थे, मैं तौबा इस्तगफार करता हूँ, किसी जमात के लोग इतने भूखे नंगे नहीं थे। वो छोटे छोटे 5-5, 10-10 हजार रुपए भी लोगों से डिमांड करते थे। मैं जानता हूं, मैं रहकर आया हूं पीटीआई को। ये झूठे सादिक और अमीन थे। इन्होंने जितनी करप्शन की, बाजवा साहब करप्शन के मम्बे हैं आप। ये पीपल्स पार्टी जो है पूरे सिंध को खा गई और पूरे कराची को मफलूज करके रख दिया। इतने बड़े फंड मिलते हैं, कहाँ जाते हैं समझ नहीं आती। लारकाना वही बड़ा है, आपका पूरा सिंध के तमाम आपके डिस्ट्रिक्ट हमारे पास है, हमने देखा है, विजिट किया है। तो ये क्या, ये आप अपनी आप बातें रिपीट कर रहे हैं आप। अच्छा, मैं नागौरी साहब आपसे सवाल पूछती हूँ। ठीक है, मैं बाजवा साहब भी हैं और पीपल्स पार्टी की एक अच्छी चीज मुझे लगती है कि अपने लोगों के बारे में भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्या आप बिल्कुल नहीं मानते कि करप्शन हुआ आपके दौर में या अभी हो रहा है? देखें इस पाकिस्तान में या अभी जो टाउन नाज़मीन जो कर रहे हैं, देखिए पाकिस्तान में करप्शन ना हो मुमकिन नहीं है। पहली बात ये, क्योंकि माहौल होता है ना, माहौल से ही लोग रंग जो बदलते नहीं। मैंने आपसे कहा ना, देखिए बिल्कुल, देखिए मैं आपसे नहीं कहता कि हमाम एक ही है और सब लोग हैं तालाब के अंदर, तो सभी हैं। मैं तो ये नहीं कहता कि किसी के चेहरे माथे पे लिखा होता है, लेकिन हमारा अपना मंशूर, हमारी पार्टी का मंशूर, हमारे कायद का मंशूर, उसके साथ हम खड़े हैं कि पाकिस्तान भी हमारा है और अफवाज भी हमारी है और हम सब कुछ है, तो बिल्कुल हम उसके साथ हैं। लोग होते हैं, 5 उंगलियां बराबर नहीं है ना जी, 5 उंगलियां बराबर नहीं है, तो लोग अलग अलग होते हैं। देखिए सुने, हमने जहाँ तक मेरे अपने किरदार की बात है, हम अपने तौर पे ऑनेस्ट हैं और हम चलते हैं, पूरी कोशिश करते हैं और लोगों को भी नसीहत करते हैं, कहते हैं। और हुकूमत तो आपके पास है। आपने 50 साल की गवर्नमेंट में कराची को क्या दिया? आप मुझे बताते हैं, आपने कराची को क्या डिलीवर किया? कुछ भी नहीं किया। सिर्फ लफ्जों की बात है, लफ्जों की नहीं, हकीकत की बात हो गई है कि आपने लूट कर इसको खंडर बना दिया। रोशनी वो शहर था और आपने उसको खंडर कर दिया। आप जो कह रहे हमारे शहीद ने ये किया, तुम्हारे शहीद ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। इमरान खान आज भी अपने मौके पर डटा हुआ है। चोरों के केस में, चोरी के देखिए ये चोरों का नाम आपको शोभे देता है। देखिए मुकदमा तो बहुत सारे लोगों के ऊपर है और बहुत कुछ है। कराची को किसी एक ने मिल बैठ के नहीं खाया। सजा हुई है, कोर्टों से सजा, दोनों सजा काट रहे हैं। अच्छा सर, अगर मुकदमा झूठे थे तो सजाएं कैसे हो गई? सर वो तो छोड़ दें, पाकिस्तान में बहुत से लोगों पे भी सजाएं हुई हैं और क्यों हुई हैं, कैसे और निकले भी कैसे हैं। ऐसा भी हुआ है कि बायोमेट्रिक आपकी जो है वो एयरपोर्ट पे ही हो जाती है। लेकिन सर मैं सोल्यूशन की तरफ आती हूँ। मुझे ये बताएं कि ये मामला अगर कहूँ कि किसी तौर से आप अभी तरक्की के रास्ते पे, आप कहते हैं कि जी सिंध गवर्नमेंट जो है काफी काम कर रही है, हम देख रहे हैं काम कुछ हो भी रहा है, चाहे वो आपकी बहुत वेबसाइट्स के थ्रू हो रहा हो या बहुत डेवलपमेंट के यूथ के लिए भी काम हो रहा हो। कोई एक सोल्यूशन आप समझते हो जो अपोजिशन के साथ आप चाहते हैं कि अपोजिशन आपका साथ दे और आप काम कर लें? जी हम तो चाहते हैं कि देखो अपोजिशन जो है वो हमारी कोताहियों को, हमारी कमजोरियों को या हमारी करप्शन को सामने लाए। देखिए ऑपोजिशन का सिर्फ यही काम होता है आवाम के मसाइल को उजागर करना। नागौरी साहब भी तो यही कर रहे हैं। देखिए जी हमने हमेशा जो है वो अपोजिशन रहते हुए
इनको यही नसीहत करने की कोशिश की और कहा। और आज जो प्रेशर है ना इन पे जो प्रेशर है, जो पीछे जो प्रेशर आया इनके ऊपर, इन्होंने तो पूरे पूरे मंसूबे खा गए इन्होंने, आपने अपने वक्त में कोई चीज डिलीवर की। आज ये क्यों है? देखिए ये हमारा जो K4 का मंसूबा है, तमाम मंसूबे जो है इनके कौन से कंप्लीट थे? AWO ने जो आगे जो कदम रखा है वो क्यों रखा है? इनसे हो नहीं रहा था ना, करप्शन उसमें मौजूद थी, रोड के रोड खुदे हुए, पूरा शहर खुदा पड़ा था। रज़ाक साहब प्रेशर आया ना, इन पे प्रेशर आया तो उन्होंने काम किया। मैं सलूशन की तरफ, वही मेरा सवाल बीच में रह गया है कि अपोजिशन के साथ मिलके आप अगर बैठने की कोशिश कर भी लें तो ये मेरे इल्म में है कि जो आपकी मीटिंग्स होती हैं उसमें आप जरूरी नहीं समझते कि अपोजिशन के MPs को भी बिठाएं और बात करें, ये हमें पता है। तो सर मुझे बताएं कि सोल्यूशन कहाँ से निकलेगा, कि अगर आप समझते हैं जनाब तनकीद हो, पता चले बजट में क्या हो रहा है। मैं तो अपोजिशन से भी ये बात कर रही हूँ कि आपसे बजट पे तनकीद कर रहे हैं कि आपके पास कोई प्लान है, तो सर आप क्या समझते हैं कि क्या चीजें ऐसी हैं जो बेहतर कर सकती हैं चीजों को? जी देखिए, नीयतों का फतूर ना हो तो चीजें बहुत बेहतर हो सकती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कराची आगे जाके आप देखना कि हम 50 सालों पे काम कर रहे हैं, कराची की मेन सड़कों पे काम कर रहे हैं, हम K4 पे काम कर रहे हैं, हम ट्रामा सेंटर बना रहे हैं, हम स्कूल कॉलेजों को बेहतर कर रहे हैं कि हमने 50 साल काम किया है, तो ये कराची कहाँ है? मेगा सिटी है, इसकी हालत क्या है? 12-12 घंटे लाइट नहीं है, बुनियादी सहूलतें जो होनी चाहिए वो कुछ भी नहीं है। आप ना करें, हमारे पास पहली बार आया अपने आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं 50 साल पे बहुत कुछ होता है। पंजाब ने चंद सालों में तरक्की की। तो नहीं आ रहा ना कि वो बात हो क्या रही है, वो भी नहीं है। बाजा साहब, रज़ाक बाजा साहब, मुझे एक बात बताएं कि क्या आप इस बात को नहीं एक्सेप्ट करते? बार बार आप K4 की बात कर रहे हैं, बार बार ये बात हो रही है कि जनाब यूनिवर्सिटी रोड भी जो बन रहा था उसकी सड़कें बनने के बाद वापस इसलिए टूटी कि K4 के मंसूबे की जो है वो लाइनें डलनी थी। क्या K4 की लाइनें डलने के बाद भी कोई प्लान है कि जनाब ये फला इलाके में पानी पहुंच जाएगा, फला इलाके में पहुंच जाएगा? 1901 के मंसूबे पड़े हुए और वो K4 कंप्लीट होने के बाद भी फायदा क्या होगा? ये क्या किसी ने इस पे काम किया सर? देखे K4 ही कराची के पानी का मसला हल करेगा, क्योंकि उसके लिए हमारी सूबाई हुकूमत ने प्राइम मिनिस्टर से कई बार राब्ता भी किया, फंडिंग भी इसकी तय हो चुकी है, 30 अरब रुपए इसके लिए मुख्तस कर दिए गए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह K4 जो है वो जल्द मुकम्मल होकर कराची के शहरियों को पानी मिलेगा। लेकिन मैं एक अर्ज और करूं कि मैं कराची की एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करता हूं, मेयर साहब से ये गुजारिश करता हूं, सूबाई हुकूमत से गुजारिश करता हूं कि कराची की हदबंदी कर दी जाए। कराची में रोज रोज कच्ची आबादियों का बनना, भरमार लोगों की जो है वो अफगानिस्तान और पता नहीं कहाँ के लोग हमारे यहाँ भर गए, या कच्ची आबादियों का जाल बिछता है, और वो जिसकी वजह से जो है वो पानी, बिजली, गैस। मैं कुछ कहूंगी तो बात ऊपर तक जाएगी, तो प्रोग्राम का वक्त भी खत्म होने वाला है। हदबंदी की तो बात की जा रही है, उसके तो खिलाफ है पीपल्स पार्टी। कराची की हदबंदी की तो बात की जा रही है। नहीं, पीपल्स पार्टी तकसीम के खिलाफ है, सूबे को ना तोड़ा जाए। हदबंदी तो होनी चाहिए हर शहर की, वो तो पहले से हुई। लेकिन ये जिस तरह कराची को बेहंग छोड़ दिया गया है, इसमें कच्ची आबादियों और गोठों का एक ढेर लग गया है, तो ये सिलसिला जब तक कैसे रुक सकता है, जब तक ये कच्ची आबादियों का जाल रोका नहीं जाएगा। ये गोठ किसने आबाद किए, किसके दौर में आबाद हुए हैं, कौन था इसके पीछे? आप पूछ लें, आज की ओपोजिशन से पूछ लें, चाइना कटिंग की आप ही पूछेंगे भाई। ये गोठ सारे आप लोगों ने आबाद किए हैं, ये पीपल्स पार्टी का किया धरा है। ये तमाम जो आपने गोठ आबाद किए हैं ना, ये आप लोगों ने सिलसिले उठा के लाकर बिठाया यहाँ। हम MKM के दौर में चाइना कटिंग। जिले किसने बनाए? जिले की जो हदबंदियां हुई हैं वो किसने की हैं? मुझे सही आवाज नहीं आई थी, क्या फरमाया? जिले भी तो बनाए गए ना। ये बात पीपल्स पार्टी कहती है कि ऑलरेडी तो हदबंदियां हुई हुई हैं, जिले बने हुए हैं, केमाड़ी को अलग किया हुआ है, तो यहाँ पे ये अलग हुआ हुआ है, तो ये भी तो हदबंदियां हुई हुई हैं, तो इसी में फिर गोठ आबाद करके आबादियों को बढ़ाया भी गया है ना। तो ये सब किसने किया सर? नहीं, देखे अब जब 4 करोड़ आबादी हो जाएगी शहर की, तो वो 4 जिलों पर तो नहीं कायम रह सकता था। ये एक पूरे मुल्क से बड़ा एक मुल्क बन चुका है कराची से छोटे दुनिया में बहुत सारे ममालिक हैं। रज़ाक बाजवा साहब, आप प्रोग्राम में आते तो
आपकी यही बात अच्छी लगती है, और मैं इस बात पे शुक्रिया करते हुए प्रोग्राम भी खत्म करूंगी कि बहुत अच्छी आपने बात की कि जी प्लानिंग्स को जो है वो रिपीट होना चाहिए, मनसूबाबंदी आगे भी होनी चाहिए, जो हुआ है उसको आगे पीछे छोड़ देना चाहिए। तो तभी तो कहते हैं जनाब के कराची की हद बंदी भी होनी चाहिए और नए सिरे से काम भी होना जरूरी है। इस पे किसी पार्टी के वकार का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी का मसला है, ये पाकिस्तान की बगा का मसला है। बिल्कुल बिल्कुल, हर सियासी कारकुन का ये घर है। हम कराची के मालिक अपने आप को नहीं कह रहे, लेकिन ये हम सबको मिलकर इसकी खिदमत करनी है अगर बेहतरी लानी है। बहुत शुक्रिया रज़ाक बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद है। इकबाल यूसुफ नागौरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। मेरे मुल्क में हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।